गुड मॉर्निंग। मैं ओम प्रकाश मेहरा आज आपको बीए पर प्रथम राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के टॉपिक लोक कल्याणकारी राज्य में हमने आज तक जो किया उसमें था लोक कल्याणकारी राज्य का अभ्युदय, अर्थ व परिभाषा। नंबर 3 हमने किया लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण, अभ्युदय, अर्थ व परिभाषा, लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। और आज जो हमें करना है, अब जो टॉपिक हमें करना है वो करना है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। तो हमारे टॉपिक भी आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है अनिवार्य कार्य, दूसरी है ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य और ऐच्छिक दो प्रकार के कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करता है। अनिवार्य कार्य तो वो कार्य है जो राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने वाले जो कार्य है वो अनिवार्य कार्य है। ऐच्छिक कार्य जनता के अस्तित्व को बनाए रखने के, यानी जो कार्य राज्य के कल्याण के है वो तो अनिवार्य कार्य है, और वो जनता के कल्याण से संबंधित है वो ऐच्छिक कार्य है। जिन कार्यों से राज्य का उत्थान संभव हो पाता है वो राज्य के अस्तित्व है, और जिन कार्यों से लोगों का अस्तित्व संभव हो पाता है वो जनता का अस्तित्व है। यानी अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की मुख्य जो परिभाषा है राज्य के अस्तित्व और जनता के अस्तित्व। वे राज्य का अस्तित्व किस प्रकार से कर सकती हैं, जनता के अस्तित्व को किस प्रकार से कराया जा सकता है, इस प्रकार से कुछ विशेष दृष्टिकोण है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के परिणाम स्वरूप हम अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों की यह सीमा समाप्त हो जाती है। यह हमें डिफाइन करने के लिए है। यहाँ जब हम उनके कार्यों की बात करेंगे तो अनिवार्य ऐच्छिक सीमा समाप्त हो जाएगी। यहाँ यह माना जाने लगा कि परंपरागत रूप से ऐच्छिक कहे जाने वाले कार्य राज्य के लिए उतने ही आवश्यक है जितने अनिवार्य समझने वाले। इस प्रकार हम लोक कल्याणकारी राज्य के प्रमुख कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 आंतरिक व्यवस्था, विदेशी सुरक्षा से विदेशी आक्रमण से रक्षा। आंतरिक व्यवस्था व विदेशी आक्रमणों से रक्षा। विदेशी आक्रमणों से रक्षा पहला जो हमारा लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है
कि वो ये है कि आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था और विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। एक राज्य जब तक विदेशी आक्रमणों से अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा नहीं रखता, आंतरिक शांति और व्यवस्था रखने की सुरक्षा का आश्वासन नहीं देता, उस समय तक वह राज्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। हम राज्य तब तक नहीं कह सकते जब कोई राज्य विदेशी आक्रमणों से भी रक्षा न कर सके, जब तक वो आंतरिक व्यवस्था न कर सके। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो राज्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए, इस कार्य को संपन्न करने के लिए आंतरिक व्यवस्था और विदेशी आक्रमण की रक्षा की, इस कार्य को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य को सेना और पुलिस की आवश्यकता होती है। राज्य की आक्रमणों की रक्षा के लिए राज्य को सेना और पुलिस की आवश्यकता होती है। और जो कार्य आंतरिक व्यवस्था से हैं, जो कार्य सरकारी कर्मचारी तथा न्यायालयों की व्यवस्था से है, इन कार्यों से संबंधित व्यय पूरा करने के लिए नागरिकों पर कर लगाया जाता है। ये जो व्यवस्था है इसको पूरा करने के लिए राज्य द्वारा नागरिकों पर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। दूसरा है राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, पारस्परिक संबंध व व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध व राज्य के साथ संबंध, व राज्य के साथ संबंध। अब दूसरा राज्य का लोक कल्याणकारी कार्य यह है, राज्य का लोक कल्याणकारी कार्य यह है कि उनका व्यक्तियों में आपस में संबंध किस प्रकार से, क्योंकि मानव शुरू से स्वार्थी है, उसकी अलग अलग विचारशीलताएं हैं। अब विचारशीलता के कारण विचार और कार्यों में भेद रहता है, और किसी भी प्रतिबंध के अभाव में अगर उसमें प्रतिबंध नहीं हो तो उनके कार्य अलग अलग हो, विचार अलग अलग हो, तो वो संघर्ष का रूप ले लेता है, लड़ाई झगड़े का रूप लेता है। अतः राज्यों के द्वारा राज्य का यह कार्य हो जाता है कि उनके बीच के संबंधों को अच्छा रखा जाए, उनके बीच के संबंधों को नियंत्रित किया जाए। इसलिए राज्य कानून का निर्माण करता है, पुलिस और न्यायालय की सहायता से उन कार्यों को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में व्यक्ति राज्य के संबंधों को नियमित आवश्यक हो जाता है। यह भी कार्य राज्य द्वारा ही संपन्न किया जाता है। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कार्य को भली भांति किस प्रकार से संपन्न किया जाए जिससे व्यक्तियों की स्वतंत्रता और राज्य की सत्ता निर्भर करती है। नंबर 3 है कृषि उद्योग व्यापार का नियम। नंबर 3 कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास। नियमन और विकास राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि राज्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त संपन्न। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से संपन्न कार्यों को करने के लिए राज्य कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन और विकास करता है। इसमें मुद्रा निर्माण, प्रमाणित माल को तोल की व्यवस्था, व्यवसायों का नियमन, कृषकों को राजकोषीय सहायता, नहरों का निर्माण, बीज वितरण के लिए गोदाम खोलना, कृषि सुधार के लिए भूमि सुधार अधिनियम लाना, कृषकों के लिए कृषि अधिनियम लाना, राज्य के लिए जंगल और प्राकृतिक साधनों की संपत्ति की रक्षा करना, कृषि और उद्योगों के बीच संतुलन स्थापित करना। ये तीसरा लोक कल्याणकारी राज्य। नंबर 4 है आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधी
आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। आर्थिक सुरक्षा संबंधी कौन कौन से कार्य हैं, ये बात महत्वपूर्ण ध्यान रखनी का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आर्थिक सुरक्षा की जाए। इन आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत मुख्य बात आती है व्यक्तियों को रोजगार स्थापित किया जाए। दूसरा, अमीरी तथा गरीबी की रेखा को कम करते हुए आर्थिक समानता की बात की जाए। ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार के कार्य अवश्य दिए जाने चाहिए। जो उस व्यक्ति के लिए कार्य करने में असमर्थ है या जो व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ है या राज्य जिन्हें कार्य प्रदान नहीं कर सकता, उन लोगों के लिए जीवन निर्वाह भत्ते दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य यद्यपि आय की पूर्ण समानता स्थापित नहीं की जा सकती, लेकिन जहां तक संबंध हो, जहां तक संभव हो, न्यूनतम आय तथा अधिकतम आय का अंतर कम होना चाहिए। इस सीमा तक समानता स्थापित की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरों का शोषण नहीं करे। चौथा है जनता के जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। तो राज्य का मुख्य कर्तव्य है कि जनता के जीवन स्तर से ये जो चीजें जुड़ी हुई है, जो उन्हें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दी जानी चाहिए, उन्हें ये सुविधाएं अधिक से अधिक मिलनी चाहिए। ऐसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए कि नागरिकों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सके, वस्त्र मिल सकते, निवास करने के लिए मकान मिल सकते, शिक्षा पर्याप्त व्यवस्था हो सके और स्वास्थ्य सेवाएं अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। इसके साथ नागरिकों के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर ऊंचा उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये लोक कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी। शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी, जैसा जीवन के लिए क्या जरूरी है? रोटी, कपड़ा और मकान। उसी प्रकार जीवन के लिए मुख्य शिक्षा और स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा और स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भारत सरकार ने 2002 में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक आदमी का मूल कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा दिलवाई, और भारत सरकार का कर्तव्य भी हो गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार व्यक्तियों के जीवन स्तर में स्वास्थ्य का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों की बात करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य रहता है व्यक्ति के लिए वो सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। देश के हर नागरिक को वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसके व्यक्तित्व में सहायक तथा आवश्यक हो। और उनके व्यक्तित्व में सबसे सहायक क्या रहता है? शिक्षा और स्वास्थ्य रहता है, जिसमें जो व्यक्तित्व के विकास में या शारीरिक विकास में जो सहायक है, उसमें सबसे मुख्य योगदान शिक्षा और स्वास्थ्य का है। इस प्रकार राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करता है, अधिकाधिक सरकारी कॉलेज स्कूलों की स्थापना करता है, जहां पर लोगों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। और उद्योगों के लिए औद्योगिक तथा प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। प्राविधिक शिक्षा मतलब IIT, JEE, इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये सरकार द्वारा प्राविधिक शिक्षा के तहत की जाती है। और इन शिक्षाओं को इस प्रकार अधिकाधिक पुस्तकालय खोलने चाहिए, प्रसव गृहों की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका उपयोग जनसाधारण में लोग अधिकाधिक उठा सके, जनसाधारण में लोग अधिकाधिक
उठा सके। नेक्स्ट है सार्वजनिक सुविधा संबंधित है। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। सार्वजनिक सुविधा संबंधी कार्य। सार्वजनिक सुविधाएं बिजली, पानी और इस प्रकार की बहुत सारी सुविधाएं, जिसमें हम बिजली पानी की बात कर सकते हैं, वैज्ञानिक साधनों की बात कर सकते हैं, रेडियो की बात कर सकते हैं, परिवहन के साधनों की बात कर सकते हैं, संचार के साधनों की बात कर सकते हैं, इस प्रकार के बैंकों की बात कर सकते हैं। ये जो सुविधाएं हैं ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याणकारी कार्य के तहत आती है। परिवहन, संचार साधन, रेडियो, सिंचाई के साधन, विद्युत, बैंक, कृषि के साधनों आदि की व्यवस्था सार्वजनिक व्यवस्था द्वारा की जानी चाहिए, सरकार द्वारा की जानी चाहिए। और सरकार इन सुविधाओं के लिए राज्य द्वारा शुल्क प्राप्त किया जाता है। किंतु इन सुविधाओं का महत्व इस दृष्टि से है कि व्यक्ति इन साधनों की व्यवस्था नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष से संचार की व्यवस्था नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष से पानी सिंचाई पानी की व्यवस्था नहीं कर सकता, प्रत्यक्ष से कोई आदमी बैंक की व्यवस्था नहीं कर सकता, इसलिए प्रथम से व्यवस्था संपन्न नहीं कर सकता। साधन संपन्न राज्य ऐसा कर सकता है। इसके अतिरिक्त इन सुविधाओं से केवल उचित शुल्क प्राप्त किया जाता है। जो कुछ लाभ होता है वो सार्वजनिक कोष में जाता है। इनका उपयोग भी स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक सुविधाओं के लिए होता है। नंबर 8 है समाज सुधार। समाज सुधार 18वीं सदी में जब लोक कल्याणकारी राज्य का आविर्भाव नहीं हुआ था, जब लोक कल्याणकारी राज्य का आविर्भाव नहीं हुआ था, तो लोग धर्म के नाम पर लड़ते थे, जिनको हम धर्मांता कहते हैं। लोग धर्म के नाम पर लड़ते थे, जिनको हम धर्मांता कहते हैं। लोग मंदिरों में प्रवेश के नाम पर लड़ते थे। लोग सार्वजनिक सुविधाओं के जल पानी की व्यवस्था के नाम पर लड़ते थे। लोग छुआछूत करते थे आपस में। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, कन्या वध की प्रथा थी, पता नहीं अन्य कितनी प्रथाएं थी जो लोक कल्याणकारी राज्य में आने से पहले थे। अब लोक कल्याणकारी राज्य का आविर्भाव हुआ तो ये समाज को सुधार के लिए अपनी आवश्यक कार्य हुए। सरकार ने इसके लिए अलग अलग व्यवस्थाओं की व्यवस्था की। लड़कियों के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया। छुआछूत के लिए संविधान के अनुच्छेद 16 में व्यवस्था की गई। इस प्रकार से जो समाज सुधार की दृष्टि से समाज सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकता कि आदमी अमीर है या गरीब है, उसकी आर्थिक समानता को दूर किया जाए। समाज इस वजह से भी पिछड़ जाता है कि वहाँ कितने लोग मद्यपान करते हैं, कितनी बाल विवाहें हैं, कितना छुआछूत है, कितनी जात व्यवस्था है। इस प्रकार लोक कल्याणकारी राज्य द्वारा जो मैंने 7, 8, 10 आपको इसके अलावा अन्य भी बहुत कुप्रथाएं थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। ये दूर करने का प्रयास समाज सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान करता है। नंबर 9 आमोद प्रमोद की व्यवस्था। आमोद प्रमोद की व्यवस्था। आमोद प्रमोद की व्यवस्था। आमोद प्रमोद मतलब मनोरंजन की व्यवस्था। राज्य का परम आवश्यक कार्य है कि वो सार्वजनिक उद्यानों की व्यवस्था करे, पार्कों की व्यवस्था करे, क्रीड़ा क्षेत्रों की व्यवस्था करे, सार्वजनिक तरण तालों की व्यवस्था करे, सिनेमा घरों की व्यवस्था करे, रंगमंच की व्यवस्था करे, रेडियो की व्यवस्था करे। ये सारे के सारे लोक कल्याणकारी राज्य में आता है। नंबर 10 नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था।
नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था। राज्य द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता की व्यवस्था किए जाना, सम्मेलन संगठन आदि द्वारा स्वतंत्रता प्रदान किए जाना जो लोकतांत्रिक आदर्श में आवश्यक है। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। जो मूल अधिकारों की व्यवस्था है ये नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित है। नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से हमारे संबंध जिससे राज्य आगे बढ़ सके, ये सारे के सारे जो कार्य है ये आंतरिक क्षेत्र से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। लोक कल्याणकारी आदर्श एक किसी विशेष वर्ग को संपन्न मानव नहीं मानता, एक विशेष क्षेत्र को संबंध नहीं मानता। यह राज्य का मुख्य कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की संभावनाओं को टाला जाए जिससे राजनीतिक विकास किया जा सके। इस प्रकार ये लोक कल्याणकारी राज्य के मुख्य कर्तव्य है। धन्यवाद, थैंक यू।